नमस्कार साथियों, मैं केशव शर्मा और आज से हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के इस अध्याय में हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं की। अब आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है, समझेंगे अच्छे से। आज की कक्षा की कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है कि भाई संख्याओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है। अब वो भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं कौन सी है सर? वो है प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। इन सभी संख्याओं के बारे में हम बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, सभी को अच्छे से समझेंगे। तो हम पहली बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। तो वही प्राकृत संख्याएं जो एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार, पांच और अनंत तक चलती जाती है, वो होती है अपनी प्राकृत संख्याएं, जिसे कैपिटल एन से लिखा जाता है। समझ में आ गया? अब सोचो अगर क्या हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये जो समुच्चय है इसमें हम जीरो को भी ऐड कर दें, है ना? तो जैसे इसमें एक और जीरो को ऐड किया जाएगा, एक नए प्रकार की संख्या बन जाएगी, जैसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या वे संख्या है जिसमें जीरो से शुरुआत होती है। तो जीरो, एक, दो, तीन, चार और अनंत तक चलता जाता है। इसको निरूपित कैसे करते हैं? तो कैपिटल डब्ल्यू के द्वारा भाई इसको लिखा जाता है। अब अगर इसको ध्यान से देखें ना, तो देखो एक, दो, तीन, चार और इस तरह ये अनंत तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि एक, दो, तीन, चार, ये कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। तो प्राकृत संख्या सारी पूर्ण संख्या हमारी है। हाँ सर, ये सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हमारी है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं नोट लगा करके कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? मेरे साथ बोलो, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। वेरी गुड। अब हमने बात की भाई जीरो और धनात्मक संख्या, एक, दो, तीन, चार, पांच, अनंत तक। पर सर हमने ऋणात्मक संख्याओं की बात नहीं की, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और इस तरह माइनस की तरफ जाने वाली। हाँ भाई, जब हम संख्या के अंदर यानी पूर्ण संख्या के अंदर हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देंगे तो अपने पास एक नए प्रकार की संख्या बनेगी, जिसको हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। तो भाई पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जिसमें माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस अनंत तक और जीरो, एक, दो, तीन धनात्मक वाले अनंत तक जाए, वो होती है अपनी पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि मैं कहूं माइनस का 100, तो माइनस का 100 एक पूर्णांक संख्या है। माइनस का 1000 भी एक पूर्णांक है। प्लस का 1000 वो भी एक पूर्णांक संख्या है। प्लस का 778 ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार पूर्णांक संख्याएं होती है। उनको निरूपित किस प्रकार करते हैं? तो कैपिटल आई या कैपिटल जेड से करते हैं। सर इनके दो दो निरूपण करने के अक्षर क्यों है? क्योंकि बेटा आई जो है ना, इसके अंग्रेजी शब्द इंटीजर से लिया गया है और जेड, जेड लैटिन भाषा के एक शब्द जहल से लिया गया है। जहल को अंग्रेजी में लिखेंगे तो जेड से लिखेंगे, तो इसलिए जेड आया वहां से और आई आया इंटीजर से। अब पूर्णांक संख्याओं को ध्यान से देखें ना बेटा, तो देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। सर तीन भाग कैसे? देखो भाई, तीन भाग कौन कौन से हो जाएंगे उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने कहा भाई एक तो हो जाएगा जीरो, एक हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक जिसे हम कहेंगे जेड प्लस, और एक हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक जिसे हम कहेंगे जेड माइनस। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये हो जाएगी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो भाई धनात्मक पूर्णांक संख्या है वे संख्या है जो एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन और अनंत तक जाती है। जेड माइनस का मतलब हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है ना? हाँ सर, तो ये क्या आती है? माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस में अनंत तक। तो सर जीरो, अरे जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीरो इस प्रकार का पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ठीक है सर। अब देखो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को ध्यान से देखे ना, तो ये एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार और अनंत तक जाती है। इस प्रकार की कौन सी संख्या थी? हमने पीछे ही पढ़ा था। बिल्कुल, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं भी अपनी एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। यानी जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ये प्राकृत संख्या ही होती है।
बात समझ में आ गई। अब अगर कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहाँ होती है, तो अगर हम इसकी पूर्णांक संख्याओं की नंबर लाइन बनाए, संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो 1 2 3 4 इस तरह इधर धनात्मक होगी, इधर -1 -2 -3 और इधर ऋणात्मक होगी। तो देखो जीरो के इस तरफ वाले सारे, है ना, ये क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है इस तरफ, तो यानी जीरो के दाईं ओर या राइट साइड के अंदर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं उपस्थित होती है, और जीरो के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की ओर ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं उपस्थित होती है। समझ में आ गई बात। तो भाई यही बात है कि जो पूर्णांक संख्या होती है उसको 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। अपना पहला होगा धनात्मक पूर्णांक संख्या, फिर शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। हम बात करें धनात्मक पूर्णांक संख्या की तो इसको z+ से लिखते हैं, ये 1 2 3 4 और अनंत तक होता है। और क्या है इसमें कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। किस प्रकार, मैंने आपको बता चुका। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर यानी राइट साइड की ओर उपस्थित होती है या स्थित होती है। हम बात करेंगे ऋणात्मक संख्याओं की तो इससे हम लिखते हैं z- से -1 -2 -3 और अनंत तक माइनस में जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या संख्या रेखा पर जीरो के बाईं ओर स्थित होती है। ठीक है सर, ये भी हमने देख लिया। अब अगर हम एक और बात करें कि भाई पूर्णांक संख्याओं में, तो हम इसको लिखते हैं 0 1 2 3 और अनंत तक। हम लिखते हैं -1 -2 -3 और सर इधर अनंत तक। बिल्कुल। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो देखो जीरो से अनंत तक आ रहा है इसके अंदर, यानी 0 1 2 3 4 इस तरह अनंत तक। भाई ये कौन सी संख्या होती है जो जीरो से शुरू होती है? सर वो तो होती है पूर्ण संख्या है। बिल्कुल सही बात है। क्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में आ रही है? हाँ, तो यहां पे हम नोट लगा करके बात लिख देंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ये याद रखनी है, मेरे साथ बोलो वापस कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। याद रखनी है ये बात। अब हम बात करते हैं कि सर हमने जीरो देख लिया, हमने धनात्मक संख्या देख ली, ऋणात्मक भी आ चुकी है, लेकिन जिंदगी में तो 1/2 भी काम आता है, 5/7 ये सारी काम आते हैं भिन्न। ये तो नहीं आई सर, दशमलव संख्या ही नहीं आई। ये किस में आती है? तो मैंने कहा भाई ये आती है परिमेय संख्याओं में। यानी परिमेय संख्याएं इस प्रकार की संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। Q किसके बराबर नहीं होता? जीरो के बराबर नहीं होता है। और P व Q क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। उदाहरण अगर हम देखें यहाँ पे, तो उदाहरण के लिए हम क्या कह देंगे कि भाई 5/7 हो गया, -11। -11 एक परिमेय है। हाँ सर, हम इसको -11/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये एक परिमेय ही है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करता हूं जीरो की, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? हाँ सर, बिल्कुल परिमेय संख्या है। इसको हम 0/1 लिख सकते हैं, इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है। हाँ भाई, पर सर 1/0 की बात करूं तो ये आपके दिमाग में सवाल आएगा कि 1/0। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा क्यों बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। सर बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? तो बेटा ये अपरिभाषित हो जाएगा। जीरो का भाग किसी भी संख्या में देने पर वो अपरिभाषित होता है, इसीलिए क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। तो ये क्या हो जाएगा अपना? अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से? अच्छा, जो पाई होता है, पाई परिमेय नहीं होता है, लेकिन 22/7 जो होता है ना, वो परिमेय संख्या होती है। आई बात समझ में? तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक संख्या है और Q जीरो के बराबर नहीं है। और भी संख्याएं परिमेय होती है। कौन सी? सबसे पहले सारी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती है। यानी सर मैं अगर कहूं 5 परिमेय है, -10 परिमेय है, 13 परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम लिख सकते हैं 5/1, -10/1, 13/1 और इस प्रकार हम इन संख्याओं को लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं परिमेय हो गई। ठीक है। शांत दशमलव संख्याएं, अनवसानी आवर्ती संख्याएं। अब सर ये क्या चीजें हैं? अरे बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छे से समझते हैं। देखो दशमलव संख्याएं क्या होती है, पहले इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो दशमलव दशमलव संख्या,
अब जो दशमलव संख्या का मतलब है कि पॉइंट वाली संख्या है ना, हम कहते हैं ना पॉइंट में भाग गया, जैसे 0.5 दो बार गया, 4.273 3 बार गया, तो ये बेटा पॉइंट यानी दशमलव संख्या है। अब दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? भाई हमने कहा एक वे दशमलव जो शांत हो जाती है, शांत हो जाती है मतलब मैंने कहा पॉइंट के बाद एक फिक्स्ड नंबर की डिजिट आती है और रुक जाता है आराम से। हम शांत किसे कहते हैं? जिसमें ठहराव होता है, जो रुक जाए वो शांत होता है। यानी यहाँ पे देखें तो 0.52 4.27 ये पॉइंट के बाद एक, जैसे इसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट है, उसमें पॉइंट के बाद तीन डिजिट है और वो जाके रुक गए। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं पॉइंट वाली दशमलव वाली, वो शांत दशमलव है। दूसरा अशांत, यानी जो रुके नहीं, जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, अनंत तक चलता जा रहा है। सर अनंत तक की होती है? हाँ होती है, अभी बताते हैं आपको। इन्हें कहते हैं अशांत। एनसीईआरटी में इसे अनवसानी कहा गया है, ठीक है, अनवसानी संख्याएं। अब जो अशांत होती है या अनवसानी है ना, ये कैसी होती है सर? जैसे कि देखो मैंने कहा एक में भाग दो तीन का तो कितनी बार जाएगा? तो 0.3, फिर तीन, फिर तीन, फिर तीन और अनंत तक जाता जाएगा। कैसे? देखो भाग दे के बताता हूं। मैंने कहा तीन का भाग दो एक में, तो भाई ऐसे जाएगा नहीं, पॉइंट आएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर तीन बार 9, फिर एक बचेगा पॉइंट का आएगा 10, फिर तीन बार, फिर 9 माइनस करेंगे तो एक बचेगा, फिर आएगा अपने 10, फिर यहां से जाएगा तीन बार, फिर वापस 9, एंड इस तरह चलता ही जाएगा। तो ये देखो ये क्या हो गया? ये अशांत है। यानी अशांत किसे कहते हैं? जो चलता ही जाता है, रुकता ही नहीं है, जो रुकेगा ही नहीं, वो अशांत या अनवसानी। बात समझ में आ गई? अब अशांत में भी अलग अलग तरह की होती है। कैसे? देखो जैसे ये है ना, इसमें तीन 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 बार बार आ रहा है। जैसे मैं लिखता हूँ 14.196, 196, 196 और यही आता जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? 196, 196, 196, ये बार बार आ रहा है। अच्छा ऐसी भी संख्या पॉसिबल है ना, जिसमें मैंने कहा 7.12, 13, 14, 15 और अनंत तक चलता जा रहा है। अब अगर इस संख्या में देखें तो 1 2 है, फिर 1 3 आ गया, रिपीटेशन नहीं हुआ, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, यानी संख्याएं बदलती जा रही है, लेकिन ये शांत नहीं हो रहा, ये अशांत तरीके से चलता जा रहा है। यानी यहाँ पे दो तरह की क्या होगी अशांत में संख्याएं, एक जिसमें बार बार रिपीटेशन हो रहा है, एक जिसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो जिसमें रिपीटेशन होता है, बार बार संख्या आती है, उन्हें कहते हैं आवर्ती होना। क्या कहते हैं? आवर्ती होना। हाँ, और जिसमें रिपीटेशन नहीं होता है उसे कहते हैं अनावर्ती। क्या कहते हैं? अनावर्ती। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो संख्या है ना, ये अपनी कौन सी है? ये है आवर्ती। ये सर ये तो आवर्ती संख्या है, और ये कौन सी है? ये है अनावर्ती। अनावर्ती संख्या है। तो यानी दशमलव संख्याओं में अशांत दो तरह की है, एक अशांत आवर्ती जिसे कहते हैं अनवसानी आवर्ती, और एक अनवसानी अनावर्ती, या जैसे हम कह सकते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं। दशमलव में अच्छे से समझ में आ गया कि भाई दो प्रकार की है, शांत अशांत। अशांत में दो प्रकार की, एक जिसमें आवर्ती यानी बार बार आते हैं कोई संख्या, और एक अनावर्ती जिसमें भाई बार बार नहीं आती है, रिपीटेशन होता ही नहीं है, हर बार एक अलग संख्या आ रही है। ठीक है सर। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? जो दशमलव शांत संख्याएं है ना, दशमलव शांत संख्याएं, वो तो परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, ये तो परिमेय संख्या होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने लिख दिया 0.0134, ये रुक गई तो ये परिमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 74.123, तो ये रुक गई ना, ये शांत दशमलव संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है। अब अशांत के अंदर जो आवर्ती संख्याएं होगी, अशांत में आवर्ती संख्याएं वो अपनी परिमेय संख्याएं होगी। यानी अशांत के अंदर जो आवर्ती संख्याएं होगी, ये अपनी परिमेय संख्याएं होगी। परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई कि भाई शांत दशमलव परिमेय होगी, अशांत आवर्ती परिमेय होगी। तो सर अनावर्ती का क्या होगा? अनावर्ती जो होगी ना बेटा, ये होगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से?
तो यही बात मैंने आगे लिखी है कि भाई जो 7 दशमलव संख्या है यानी 4.7128 ये रुक गया दशमलव के बाद, 2.51 ये भी दशमलव के बाद रुक गया, तो ये क्या है, ये 7 दशमलव संख्याएं हैं। अनवसानी आवर्ती संख्या है यानी अनवसानी और आवर्ती जिसकी बार बार आवर्ती हो, 3.131313 देखो 131313 बार बार आ रहा है, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पे ये जो 131313 बार बार आया ना, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। क्या है कि भाई जो संख्या बार बार रिपीट होती है ना, उन संख्या के ऊपर हम लगा देते हैं बार। बार किस तरह सर, देखो 131313 बार बार आ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे हम 3.13 का बार, यानी 13 बार बार आ रहा है। पीछे अगर हम बात करें तो देखो 0.3333 इस प्रकार चल रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का बार, यानी 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखे तो 196 196 196 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे 14.196 का बार। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई बार का मतलब क्या है, कि भाई बार उसके ऊपर लगाया जाता है जो संख्या बार बार आ रही है, लगातार आ रही है। और भाई जो भिन्न संख्याएं होती है वो भी परिमेय संख्याएं होती है। अब अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले, √25 एक कौन सी संख्या है, तो भाई √25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसलिए √25 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई अच्छे से, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याएं ले लो, उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है। तो भाई हमने बात की परिमेय संख्याओं की। अब अगर मैं कहूं कुछ संख्या इस प्रकार की भी होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे अपरिमेय संख्याएं, जिसे Q डैश से निरूपित करते हैं और परिमेय को Q से करते हैं। तो यानी इस प्रकार की संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो है जैसे कि पाई। और अनावर्ती संख्याएं, दशमलव वाली अशांत अनावर्ती संख्याएं, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई 3 पॉइंट, जैसे मैंने कह दिया 1 2 1 3 1 4, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। मैं कह दिया √2 √3 √5, इस प्रकार की संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जितनी भी अभाज्य संख्या है, उन अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल हमेशा अपरिमेय होता है। क्या याद रखना है, कि जितनी भी अभाज्य संख्या है, उन अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मैं बात करूं 19 एक अभाज्य संख्या है, तो इसका वर्गमूल करूंगा तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो भाई अपरिमेय संख्या क्या होती है, इस प्रकार की संख्या है जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P व Q पूर्णांक संख्या है और Q किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता है। और अनवसानी अनावर्ती संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए पाई। अब यहाँ पे देखो 101 फिर 201 फिर 301, तो यहाँ पे जीरो की संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है, यानी क्या है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है, आवर्ती नहीं हो रही है, अनावर्ती संख्या है। यहाँ पे देखे 3.142 143 144 155, इस प्रकार ये अनंत तक चले जा रहा है, नहीं रुक रहा है, तो ये एक अशांत अनावर्ती संख्या है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। √11 √3 √2 ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो भाई तुम्हारा परिमेय और अपरिमेय में थोड़ा डिफरेंस पता चला होगा। इसके लिए एक सवाल और करते हैं, आपके सारे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। सवाल अपने को कहता है कि निम्नलिखित में से परिमेय व अपरिमेय संख्याएं बताइए। पहला है √36। अब √36 देखोगे तो सोचोगे √, आया तो पक्का अपरिमेय होगी। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। √, आया है तो यहाँ पे देखो √36 का कितना हो जाएगा, 6, और 6 बटा 1 लिख सकते हैं ना, हाँ सर। तो यहाँ नहीं, यहाँ पे ये एक परिमेय संख्या है भाई। क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई सर, बिल्कुल परिमेय संख्या। बात समझ में आ गई अच्छे से। आगे क्या कहता है सवाल, √2 बटा √3, तो √2 एक अपरिमेय है, √3 भी एक अपरिमेय है, तो अपरिमेय बटा अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी ये पूरी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कहता है। अगला सवाल है √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। अब देखने पे तो ये लगता है सर ये पक्का ही पक्का अपरिमेय संख्या होगी, पर
यहाँ पे हम अभी इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। इसको देखो आगे सोल्व नहीं कर सकते थे। अगर आप सोच रहे हो परिमेयीकरण करते तो भी देखो क्या होता। अगर आप परिमेय करते √3 का परिमेयीकरण भी करते ना यहाँ पे। अच्छा, परिमेयीकरण क्या होता है सर, कि जो नीचे है उसी को ऊपर नीचे गुणा करवा दो। तो यहाँ पे देखो क्या बनता, यहाँ पे बनता √2 गुणा √3 यानी √6 बटा √3 गुणा √3 3 बनता। और वापस ये √6 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ये एक अपरिमेय संख्या ही आती। लेकिन यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते, तो हम करेंगे इसको सोल्व। अब सोल्व कैसे करेंगे इसकी भी बात करते हैं। मैंने कहा भाई अगर तुमने कुछ इस तरह देखा हो a + b, और यहाँ पे मैं इसको a - b इस तरह लिख दूं, तो देखो a की जगह √5 है, हाँ सर। b की जगह √3 है, हाँ सर। तो a और b की जगह √5 और √3 है, तो यहाँ a + b है, यहाँ a - b है। तो a + b गुणा a - b, a² - b², वेरी गुड, a² - b²। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो भाई a की जगह अपने पास है √5 और अपने पास b की जगह है √3। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर भाई अपना कितना हो जाएगा, 5, माइनस √3 का 3। तो 5 - 3 होता है 2, और 2 एक परिमेय संख्या है। हाँ, तो यानी ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या। तो भाई इस तरह तुम्हें ध्यान रखना है, इसके सवाल आते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के। तो अगर कहीं पे सोल्व करके देखना है तो सोल्व करके जरूर देखें। सवाल नंबर है चौथा, √11। अब √11 तो 100% कंफर्म है कि अपरिमेय संख्या है, तो यहां लिख देंगे ये है अपरिमेय संख्या। बिल्कुल सही बात है भाई, कौन सी हो गई है, ये हो गई अपनी अपरिमेय संख्या। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। 4.12 13 14, देखो यहाँ पे क्या रिपीटेशन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। 1 2 1 3 1 4 यानी अशांत अनावर्ती संख्या है। और अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई अच्छे से, कि भाई ये है अपनी अपरिमेय संख्या। अब हम कहते हैं कि हमने परिमेय समझ ली, अपरिमेय समझ ली। तो जब हम परिमेय और अपरिमेय को मिला देते हैं, सम्मिलित रूप से देखते हैं, तो अपने पास आती है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। बात समझ में आ गई, यानी सबसे बड़ी जो अपना समुच्चय संख्याओं में, वो है इसका वास्तविक संख्याओं का। क्या सबसे बड़ा वास्तविक संख्याओं का ही है, नहीं, वास्तविक संख्याओं से भी बड़ा है सम्मिश्र संख्याओं का, उसकी भी बात करेंगे हम। तो हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं बढ़िया से। तो हम कहते हैं देखो सबसे छोटी थी अपनी प्राकृत संख्या है, जिसमें कौन सी आई थी, 1 2 3 और इस प्रकार और आई थी आगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसमें जीरो जोड़ा, तो 0 1 2 3, और ये कौन सी हो गई भाई, अपनी पूर्ण संख्या हो गई। और जैसे ही पूर्ण संख्याओं में हमने माइनस यानी ऋणात्मक संख्या जोड़ी, -1 -2 -3 और अनंत तक, और 0 1 2 3, तो ये हो गई अपनी पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्याओं हमने भिन्न दशमलव संख्याएं जिसमें शांत और अशांत आवर्ती संख्याएं जोड़ी, तो ये हो गई परिमेय संख्याएं, है ना। जिसमें जैसे कि हम कह सकते हैं √25, यहाँ पे हम कह सकते हैं 4.12, 5/7, और सारी पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर तो सारे है ही, ये सब परिमेय संख्याओं में आ जाएगी। अब जो परिमेय नहीं है वो कौन सी है, अपरिमेय। पाई हो गया अपना, है ना, √2 हो गया, √3 हो गया, इस प्रकार की सारी संख्याएं अपरिमेय। और जब परिमेय और अपरिमेय को साथ में लिया जाता तो सबसे बड़ा वाला गोला होता है अपना वास्तविक संख्याओं का। तो हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं को अच्छे से। तो हम बात करते हैं भाई सबसे बड़ा जो अपना समुच्चय होता है वो होता है सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याएं। और सम्मिश्र संख्याओं में क्या लिखते हैं, x + i/y। अब जो इसमें x होता है वो होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है काल्पनिक संख्याओं को, काल्पनिक संख्याएं।
अब वास्तविक संख्याओं में हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं दो संख्याओं से मिलकर बनी है, एक परिमेय और एक अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय में हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जो क्या होती है, अशांत अनावर्ती होती है। तो हम यहां लिख देंगे अशांत, अशांत अशांत अनावर्ती, अनावर्ती संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में हो जाएगी पूर्णांक, तो परिमेय संख्याओं में हो जाएगी अपने पूर्णांक संख्याएं, भिन्न संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत अनावर्ती संख्याएं। इन सभी संख्याओं से अपना परिमेय संख्या मिलकर बना होता है। तो ये पूरा आलेख कुछ इस तरह है कि भाई सम्मिश्र संख्या है जिसमें x वास्तविक संख्या है, आयोटा y होता है वो काल्पनिक संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती होती है। परिमेय में पूर्णांक भी आती है, शांत दशमलव भी होती है, अशांत आवर्ती और भिन्न संख्याएं। अब भाई दशमलव, शांत दशमलव पता है, अशांत आवर्ती पता है, भिन्न पता है। पूर्णांक, पूर्णांक किससे बनी होती है, तो पूर्णांक में होते हैं ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3, और होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है। अब पूर्ण संख्याओं में भी दो होती है भाई, पूर्ण संख्याओं में अगर प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 और इस तरह अनंत तक जाती है, और इधर 0, तो 0 और प्राकृत संख्याओं को मिलाएंगे तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं मिलाएंगे तो पूर्णांक, फिर पूर्णांक में शांत दशमलव, अशांत आवर्ती और भिन्न संख्याएं मिलाएंगे तो परिमेय, परिमेय में अपरिमेय मिलाएंगे तो वास्तविक, और वास्तविक और काल्पनिक मिला के सम्मिश्र संख्याएं। तो इस प्रकार सबसे बड़ा जो समुच्चय होता है संख्याओं का वो होता है सम्मिश्र संख्याओं का। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, यानी आज की क्लास के लर्निंग आउटकम से अपनी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्याओं के बारे में जाना, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना तथा वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना, और सारा अच्छे से बात की। अब भाई यही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं। भाई पहला सवाल है अपना, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी 3 सत्य होंगे और एक असत्य होगा, वो हमें बताना है। पहला क्या कह रहा है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 तो एक परिमेय है, ये तो सत्य है। 4.1287 एक परिमेय संख्या है, तो भाई ये शांत दशमलव है, और शांत दशमलव तो एक परिमेय संख्या ही होती है ना, सत्य है। 3.131313, यानी यहाँ पे देखो आवर्ती हो रही है 131313 की, तो जब इनकी आवर्ती हो रही है तो ये एक अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं। अशांत आवर्ती संख्याएं किसकी होती है, परिमेय संख्याएं। बिल्कुल सही बात है, तो ये असत्य है अपना, और वही ये असत्य है, तो ये अपना आंसर हो गया। √25 एक परिमेय संख्या है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। √25 का क्या होता है भाई, 5 होता है, और 5 एक परिमेय संख्या है। इसका दूसरा सवाल क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, भाई 3 सत्य होंगे और एक असत्य होगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल सही बात है ना। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, तो 0 के बाद की 1, 2, 3, 4 सारी संख्याएं तो प्राकृतिक होती है, तो यह बात एकदम सच है, सत्य है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, हाँ भाई सभी पूर्णांक संख्याएं तो परिमेय है ही, क्योंकि परिमेय में पूर्णांक, अशांत आवर्ती, शांत दशमलव, भिन्न, इस प्रकार की सारी संख्याएं आती है। तो इसका मतलब क्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय है, बिल्कुल सही बात है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक है, नहीं, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होगी, क्योंकि परिमेय में तो जैसे 5/7 आता है, क्या ये पूर्णांक में आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता, तो ये अपना है असत्य। तो यहाँ पे हमने बता दिया भाई स अपना असत्य है, और सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक है, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब आज की कक्षा में हमने अच्छे से पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और सभी संख्याओं के ऊपर अच्छे से बात की। हम मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।